जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बारी फिर से हम मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि इस फंड का फिलहाल परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रहा है। जितने भी लोगों ने इस फंड में अपना पैसा लगाया है उनको अच्छा खासा माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, क्या हम इस फंड से एग्जिट कर दें, क्योंकि हमें अच्छा खासा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में मुख्यतः हम 3 बातें जानेंगे कि इस फंड से आखिर हमें नुकसान क्यों देखने को मिल रहा है, और जब हम निवेश कर रहे थे तो हमें क्या करना चाहिए था, और अगर हमने निवेश कर लिया है या फिर नए सिरे से निवेश करने की सोच रहे हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है, इसमें आखिर नुकसान हमें क्यों देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आप सभी को अच्छे से याद होगा, अभी फिलहाल में ही मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के अंदर में हमने एचडीएफसी डिफेंस फंड के ऊपर में चर्चा किया था। उस वीडियो के अंदर में हमने ये जाना था कि एचडीएफसी डिफेंस फंड में जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो जून 2023 में ही बंद हो गया था, और बात करें एसआईपी की तो वो भी जुलाई 2024 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यानी कि एचडीएफसी डिफेंस फंड में अब ना तो आप एसआईपी के माध्यम से ना तो आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर पाएंगे। हाँ, जो लोग पहले से ही एसआईपी क्रिएट करके रखे हैं उनका इन्वेस्टमेंट जाते रहेगा। अब कोई भी नया इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी डिफेंस फंड में नहीं जाएगा। तो अब सवाल यहाँ पे आता है कि क्या एचडीएफसी के पास ऐसे फंड मैनेजर्स नहीं थे जो एचडीएफसी डिफेंस फंड को संभाल पाते? क्या इसका एम साइज बहुत बड़ा हो गया था? आखिर बात क्या है जिस वजह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेने से सीधे सीधे मना कर दिया? अगर बात एयूएम साइज की होती तो इनके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे फंड है जिनका एयूएम लगभग 25,000, 50,000, यहाँ तक कि 80-80 हजार करोड़ रुपए का है, जिसको भी ये बड़े आराम से मैनेज कर रहे हैं। और उस फंड में भी आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। तो मैनेज करने की तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे फंड मैनेजर हैं। तो आखिर दिक्कत क्या हो गई जिस वजह से इन्होंने इन्वेस्टमेंट लेने से सीधे सीधे मना कर दिया? तो मेरे ख्याल से दोस्तों, ये जो निफ्टी इंडेक्स है, जो कि डिफेंस इंडेक्स है, उसके अंदर में जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से ओवर वैल्यूड हो गए हैं। तो एचडीएफसी नहीं चाह रहा है कि इस ओवर वैल्यूएशन पर हम अपना पैसा लगाएं। ऐसे में अगर किसी कारण से स्टॉक मार्केट में दिक्कत आती है तो जो स्टॉक सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड रहते हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा गिरावट भी आती है। तो कुछ इस कारण से मेरे ख्याल से जो एचडीएफसी डिफेंस फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और बात करें निफ्टी डिफेंस इंडेक्स की, तो इसके अंदर में जो 4-5 मुख्य स्टॉक्स हैं उन्हीं का जो मतलब वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मैक्सिमम जो पैसा है वो कुल मिलाकर 4-5 स्टॉक्स में ही जाता है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि इनके अंदर में जो स्टॉक्स हैं, जो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है, उनके अंदर में जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से ओवर वैल्यूएशन पर हैं। इसी वजह से जब भी थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट ज़्यादा ही हो जाता है। इसी कारण से हमें थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में जो भी लोग इन्वेस्ट करके रखे हैं एनएफओ के दौरान, उनको तो लगभग 5-6% का नुकसान हो रहा है। लेकिन जो एनएफओ लॉन्च होने के बाद जब री ओपन हुआ था ये जो फंड, उसके बाद जो लोगों ने इन्वेस्ट किए होंगे 5-6% ऊपर पे, उनको अच्छा खासा लगभग 8-10% के आसपास का नुकसान देखने को मिल रहा होगा। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कितना नुकसान इस फंड में देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। अब नुकसान और फायदा का तो यहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, जो ओवर वैल्यूएशन पे होते हैं उनमें थोड़ा सा नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये फंड रिकवर नहीं करेगा, अच्छा रिटर्न नहीं देगा। मुझे उम्मीद है कि आगे चल करके ये फंड अच्छा रिटर्न देगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। मैंने आपको ये बता दिया कि आखिर यहाँ पे लॉस क्यों हो रहा है, नुकसान क्यों हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि हमें निवेश करते समय क्या करना चाहिए था। तो देखिए, अधिकतर वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताता हूँ कि जब भी आपको एक सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करना हो, या वो इंडेक्स फंड हो या फिर सेक्टोरल थीमेटिक फंड हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट का जो भी कॉर्पस है, एसआईपी है या फिर लमसम है, उसका 10% के आसपास ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस फंड में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, अपना लगभग 25%, 50%, 60%, यहाँ तक कि कई ऐसे लोग हैं जो इसी से इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट किए हैं।
तो मेरे ख्याल से आपको कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सेक्टोरल थीमेटिक फंड के बारे में पहले समझिए, जानिए, फिर उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आपने जानबूझ करके इन्वेस्ट किया है इस सेक्टर की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए, तब तो आपको बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने सारी बातें सोच समझ कर इन्वेस्ट की है, आप जान रहे थे कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेक्टोरल थीमेटिक फंड में किस तरह से उतार चढ़ाव हो सकता है, तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अनजाने में इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड आप समझ लिए, क्योंकि इसका चर्चा भी बहुत हो रहा था उस समय, क्योंकि इस फंड का जो इंडेक्स है उसने पिछले दिनों बहुत ही शानदार रिटर्न दिया, या फिर इस कैटेगरी के जो फंड है जैसे HDFC डिफेंस फंड, उसने बहुत शानदार रिटर्न दिया। तो अगर आप सिर्फ रिटर्न को देख करके और आपने ये समझ लिया कि भाई म्यूचुअल फंड तो ये भी है, इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो अगर आपने गलती से इन्वेस्ट कर दिया तो मेरे ख्याल से जब भी ये जो फंड है वो रिकवर करेगा, अच्छा खासा पॉजिटिव में आएगा, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की ज़रूरत है। तो जब भी आपका जो फंड है वो अच्छा खासा रिकवर हो तो आप रीबैलेंस कर सकते हैं, अगर आपने जाने अनजाने में इन्वेस्ट कर दिया है तो। लेकिन अगर आपने जानबूझकर इन्वेस्ट किया है इस सेक्टर के अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए, तब तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सेक्टोरल थीमेटिक फंड को जानते हैं तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि शॉर्ट टर्म्स में यहाँ बहुत ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है और बहुत नुकसान भी हो सकता है। अब सवाल आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने इन्वेस्ट यहाँ पे कर दिया है, या फिर अगर हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो वही बात यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर आपने जाने अनजाने में इन्वेस्ट किया है तो जब भी ये फंड रिकवर हो जाएगा तब आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए। आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से यहाँ पे आप अपना एलोकेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टोरल थीमेटिक फंड में फ्लक्चुएशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, नए सिरे से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो जैसा कि मैं अपनी अधिकतर वीडियो के माध्यम से आप सभी से बताता हूं कि जो भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड हो या फिर सेक्टोरल इंडेक्स फंड हो, उनमें आपको अपना मैक्सिमम जो है वो 10% के आसपास का एलोकेशन देना चाहिए। क्योंकि जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड होते हैं वो एक सेक्टर पर फोकस करते हैं, एक ही सेक्टर में आपका सारा पैसा जाता है। तो कभी मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है कि उस सेक्टर के 1 या 2 स्टॉक्स में भी कभी कोई दिक्कत आ गई या फिर नेगेटिव न्यूज आ गई, तो पूरा सेक्टर पर ही इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। तो अगर आप नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करने की सोच भी रहे होंगे तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपना जो 10% के आसपास का है उसका एलोकेशन दीजिए। ऐसे पैसा आपका है तो मर्जी आपकी होगी। ऐसे में जो मुझे अच्छा लगता है, जो अच्छा हो सकता है, उसके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपने सोच समझ करके पैसा इस फंड में लगा दिया है तब तो आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अनजाने में पैसा लगाया है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, रुक करके इंतजार कीजिए। जब भी ये फंड प्लस में आ जाए तो आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस यही सारी बातें थी जिसके बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप सभी से चर्चा किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फंड में इन्वेस्ट करके और कंफ्यूज हैं और परेशान हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से इस फंड के ऊपर में डिस्कशन की जाए। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।